नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम हैं देश की राजधानी दिल्ली में और ये है संसद भवन। लोकतंत्र के इस मंदिर में आज इस खास मुलाकात में हमारे साथ में अति विशिष्ट अतिथि हैं देश के लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी। बिरला साहब नमस्कार। आप नमस्कार जी, अमित जी। स्पीकर साहब, हमारा देश, हमारा लोकतंत्र दुनिया के सबसे पुराने, सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है। भारत की डेमोक्रेसी में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जैसे पंचायत, नगर पालिकाएं, विधानसभा, इनको कैसे मजबूत किया जाए कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो? भारत का लोकतंत्र सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र है और आज भी हमारा लोकतंत्र दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों को मार्गदर्शन की भूमिका निभा रहा है। आज़ादी के पहले भी हमारे कार्य में, हमारी जीवन शैली में, हमारी हर हिस्से के अंदर लोकतंत्र था, लोकतंत्र है। और आज़ादी के बाद हमारे लोकतंत्र की यात्रा को 75 वर्ष हो चुके हैं। इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त किया है, मजबूत किया है, जनता के प्रति जवाबदेही बनाया है ताकि शासन में पारदर्शिता आ सके, प्रशासन में जवाबदेही आ सके। और इसीलिए हमने लोकतंत्र की सभी संस्थाएं, जो पंचायत राज हो, चाहे नगर पालिका हो, विधानसभाएं हो, लोकसभा हो, सभी संस्थाओं को समय समय पर संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं ताकि वो संविधान के दायरे के अंदर रहकर जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरी कर सकें। विशेष रूप से राजस्थान में आपका चैनल है, देश की सबसे जनता से सीधी जुड़ी संस्था जिससे जनता का सीधा संवाद रहता है वो ग्राम पंचायत है। और ग्राम पंचायत का पहला अधिवेशन, जिसे कहते हैं ग्राम पंचायत की स्थापना का कार्यकाल राजस्थान से हुआ। उसके बाद हमने समय समय पर संविधान में संशोधन करके पंचायत राज को और सशक्त किया, मजबूत किया। आज हमारी पंचायतें हमारी प्राचीनतम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही हमारी पंचायतें काम करती है, जिससे सीधा जनता का संवाद होता है। हर गांव के अंदर पंच होते हैं, फिर पंच मिलकर फिर सरपंच बनकर फिर पंचायत में बैठकर निर्णय करते हैं। ये हमारे प्राचीनतम लोकतंत्र में भी था कि हर गांव से एक एक मुखिया होता था, फिर वो सब मुखिया बैठकर उस गांव के निर्णय करते थे। वह व्यवस्था आज भी हमारे यहाँ चली आ रही है। हमारी शहरों के अंदर नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, राज्यों के फैसले करने हो, राज्यों के संबंधित निर्णय करने हो, विकास के निर्णय करने हो, कानून बनाने का काम करना हो राज्यों का, तो हमारी विधानसभा है। केंद्र के संबंधित कानून बनाने हो, नीतियां बनाना हो, उसके लिए संसद है। तो जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं ये जनता से सीधे चुने प्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं और सदनों में अपनी बात रखते हैं, जो जनता की भावनाओं को रखते हैं और शासन की जवाबदेही तय करते हैं। आज समय यही है कि इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने का समय है ताकि इन संस्थाओं के माध्यम से जनता की अपेक्षा, आकांक्षा को पूरी हो सके। बिरला जी, ये तो हुई हमारे देश की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं उनकी बात। जो हमारे भारत की जो आप बतौर लोकसभा स्पीकर आप दुनिया भर की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनके भी सशक्तिकरण के प्रयास कर रहे हैं, तो आप बताएंगे खास तौर से प्राइड के जरिए किस तरह से उनको एम्पावरमेंट के, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रयास किए जा रहे हैं? प्राइड हमारी लोकतंत्र की संसद के अंदर एक संस्था है जो शिक्षण प्रशिक्षण का काम करती है और इसीलिए हमने पूरे देश के अंदर सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त हो, मजबूत हो, पारदर्शी हो। इसके लिए क्योंकि लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद है, इसलिए उसकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि नीचे तक सभी संस्थाओं के अंदर
सदन ठीक से चले, सदनों के अंदर चर्चा हो, संवाद हो, लोगों की भावनाओं को यहाँ रखें और उनके माध्यम से जनता की अपेक्षाएं पूरी हों। इसके लिए प्राइड लगातार काम कर रही है। हमने दूर दराज के इलाके के अंदर, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे लेह लद्दाख हो, चाहे उत्तराखंड हो, उन पहाड़ी इलाकों के प्रदेशों के अंदर भी इन संस्थाओं के प्रशिक्षण शिविर किए हैं और मुझे निश्चित रूप से आशा है कि आने वाले समय में राज्य की विधानसभाओं के स्पीकर कॉन्फ्रेंस जो हमारी शिमला में होने जा रहा है, 100 साल होने वाले हैं, उसमें सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो उसमें सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सबके सहयोग से एक SOP बनाएंगे, क्योंकि सब लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वायत्तता है, सबको अपना अपना अधिकार है निर्णय करने का, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था बने जिससे कि इन संस्थाओं में जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी भावनाओं को पूरी हो। देश में, बिल्कुल, देश में जिस तरह का ये जो काम देखा जा रहा है, ये पहली बार ये दृष्टिगत हो रहा है। अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल की, तो जैसे IBSA है, ब्रिक्स हैं, IORA है, ऐसे संगठनों के साथ जो संसदीय सहयोग के जरिए आप सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो किस तरह मजबूत किया जा रहा है? देश की सभी संसदों की कार्यप्रणाली, वहाँ के अनुभव, वहाँ की लोकतांत्रिक संस्थाओं की विचार विमर्श और किस किस तरीके से देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके अनुभव, उन विचारों को साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संस्थाएं काम कर रही हैं, जिसमें विशेष रूप से इंडियन पार्लियामेंट यूनियन IPU जो हमारी संस्था है, उसमें सभी देशों की संसदीय सदस्य है और उसमें हम बैठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करें और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं के अनुभव, वहाँ अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेज, उस बेस्ट प्रैक्टिसेज को किस तरीके से साझा कर सकते हैं और किस तरीके से मानव अधिकारों का संरक्षण करते हुए, जनप्रतिनिधियों की कैपेसिटी को बिल्डिंग करते हुए इन संस्थाओं के विषयों पर IPU के माध्यम से कई विषयों पर चर्चा होती है। इसमें विशेष रूप से देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उन मुद्दों पर जिस पर सामूहिकता से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हमने कोरोना के समय देखा है कि कोरोना वैश्विक महामारी के समय कोई भी देश अकेला इस चुनौती से मुकाबला नहीं कर सकता था। ये समस्या वैश्विक समस्या थी, इसलिए सभी को साझे प्रयास कर कर चुनौतियों का मुकाबला करेंगे तो हम ठीक तरीके से मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए दुनिया ने माना है कि अब कोई भी अकेला देश कोई भी वैश्विक महामारी या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय समस्याओं या चुनौतियों का मुकाबला बिना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने सहयोग के बिना, आपसी सहयोग हो, आपसी विचार विमर्श हो, आपस में हम जो आदान प्रदान हमारा ठीक से हो, इसके लिए भी पार्लियामेंट भी इसी तरीके से देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम मुद्दों पर, आतंकवाद हो, जलवायु परिवर्तन हो, जिस तरीके से हम विचार किया कि किस तरीके से हम SDG के बारे में चर्चा करें, SDG के जितने विषय हैं उन विषयों को किस तरीके से हमने बेरोजगारी समाप्त करने के काम किया, कुपोषण को समाप्त करने का काम किया, भूखमरी को समाप्त करने का काम किया, किस तरीके से वहाँ पर हेल्थ सिस्टम को हम डेवलप करेंगे। ऐसे SDG के 20 बिंदुओं पर सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों ने तय किया है कि हम साझे प्रयास कर कर इन 20 विषयों को 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करें कि अपने अपने देश के अंदर इन 20 बिंदुओं पर हमने क्या कार्य योजना बनाई। जैसे जन्म मृत्यु दर है, मृत्यु दर को कैसे कम किया जा सकता है, इस पे कैसे विचार विमर्श हो, हेल्थ सिस्टम कैसे डेवलप हो, कुपोषण कैसे समाप्त हो। ऐसे 20 विषयों पर एक साझा रणनीति बनी,
सभी देशों ने एक साझे प्रयास के लिए सर्वसम्मति बनाई। उस पर संसद के अंदर क्या क्या चर्चा हुई, कैसे कैसे संसद के आंतरिक रूप से उन विषयों पर चर्चा हुई और कहाँ तक हम लक्ष्यों तक पहुँचे हैं, उन विषयों पर भी आईपी पर चर्चा होती है। जलवायु परिवर्तन कोई एक देश का विषय नहीं है, जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। इसलिए जलवायु परिवर्तन पर पूरे विश्व के अंदर हम साझा रूप से अगर काम करेंगे तभी हम देश के अंदर जलवायु परिवर्तन के होने वाले प्रभावों को रोक पाएंगे। और इसके लिए भी संसद समय समय पर चर्चा करती रहती है। महिलाओं को संरक्षण देने के लिए, महिलाओं को अधिकार देने के लिए, मानव अधिकारों के लिए, इन सारे कई विषयों पर जो देश के विषय हैं और अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं, इन पर भी आईपी में चर्चा संवाद होते रहते हैं। अपने अनुभव और बेस्ट प्रैक्टिसेज को आपस में साझा करते रहते हैं। ये बात हुई साझेदारी की, सामंजस्य की और सहयोग की। इन सब के बीच में एक बात आती है संप्रभुता की। अभी आप वियना गए थे G20 देशों के सम्मेलन में। वहाँ आपकी यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष हैं लिंडसे हॉयल, उनसे आपकी बातचीत हुई थी। वहाँ आपने मुद्दा उठाया था कि जो देशों की संप्रभुता है उनके आंतरिक मुद्दों के बारे में बात की थी। क्या बात हुई थी और वो कितनी महत्वपूर्ण है? संप्रभुता चाहे देश के आंतरिक लोकतंत्र में हो, मानो पंचायत है, नगर पालिका, नगर परिषद है, विधानसभा है, लोकतंत्र, लोकसभा, सबको संप्रभुता है। अपने अपने सदन की चर्चा, नियम कानून बनाने की और वहाँ निर्णय करने की। इसी तरीके से हमारा मानना है कि किसी भी देश के आंतरिक मुद्दों पर जब तक कोई दूसरा देश प्रभावित न हो रहा हो, जब तक उस देशों के संसद पर किसी देश के आंतरिक मुद्दों पर चर्चा नहीं होना चाहिए। ये हमने आईपी के प्लेटफॉर्म पर भी कहा, ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर कहा, P20 के प्लेटफॉर्म पर भी कहा, सभी प्लेटफॉर्म पर कहा है कि हमें एक साझा रणनीति बनाना चाहिए कि सभी संसदें अपनी अपनी संप्रभुता है, सबको अपने लोकतंत्र के अंदर, अपनी संसद के अंदर कानून बनाने का, फैसले करने का अधिकार है। जब तक उस देश के अंदर इसका कोई प्रभाव न पड़ रहा हो, जब तक उस देश में किसी देश की संसद के आंतरिक मामलों की चर्चा नहीं होना चाहिए। ये हमने कई मुद्दों बनाए और सब इस बात से सर्वसम्मत थे कि हमें लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो संप्रभुता रखनी पड़ेगी। और इसमें सब लोग एक सहमत थे। जो ब्रिटेन के आपने स्पीकर्स की चर्चा की, वो भी इस बात से सहमत थे। ओम बिरला जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels,
15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ओम बिरला जी, अभी नवंबर में आईपीयू होने वाला है। भारत किस तरह से जो अपने रीजन के देश हैं, वो देश जो उसको एक बड़े भाई की तरह देखते हैं, उनकी गार्जियन की भूमिका किस तरीके से निभा सकता है? देखो, गार्जियन कोई नहीं होता, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत है। लोकतांत्रिक रूप से भी हमारी परंपराएं सशक्त है, मजबूत है। इसलिए जब दुनिया के सभी देशों की चर्चा होती है तो निश्चित रूप से दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा संविधान और उसके साथ साथ हमारी लोकतांत्रिक सभी संस्थाएं इतनी सशक्त, मजबूत है कि दुनिया में हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर विविधताएं होने के बाद भी अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावा, अलग अलग विचारधारा, बहुदलीय व्यवस्थाएं, इतनी विविधताओं के बाद भी जिस सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण यहां पर होता है और जिस तरीके से लोगों का लोकतंत्र के प्रति विश्वास, भरोसा है, ये दुनिया के अंदर अपने आप में एक भारत ने पहचान बनाई। और इसीलिए दुनिया के अन्य देश भारत के इस लोकतंत्र के प्रति, लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति, लोकतंत्र के प्रति विश्वास के प्रति अन्य देशों में मार्गदर्शन की भूमिका में भारत रहता है। और यही हमारी विशेषता है कि इतनी विविधताओं के बाद भी भारत को अगर कोई जोड़ रहा है तो लोकतंत्र जोड़ रहा है। और आने वाले समय के अंदर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है, ऐसे सारे दुनिया के देश मानते हैं। हमने सबसे पहले लोकतंत्र शासन प्रणाली के अंदर जनता को बीच में रखकर शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने हुआ, ये हमारे संविधान के अंदर है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी भी हमारे इतने बड़े चुनाव के अंदर कभी भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं।
कई बार सत्ताएं राज्यों में परिवर्तन हुई, कई बार सत्ताएं केंद्र में परिवर्तन हुई, लेकिन सत्ता का सहज हस्तांतरण हुआ। सबने जनता के जनादेश को माना, स्वीकार किया। ये लोकतंत्र की जो विशेषता है वो दुनिया देखती है, इसलिए भारत दुनिया के अंदर एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। अच्छा, हम जैसे कॉमनवेल्थ जो पार्लियामेंट एसोसिएशन है, इसके हम दूसरे सबसे पुराने सदस्य हैं। अभी उसकी इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसमें हमारे 3 मेंबर्स हैं, एक आसाम से हैं, एक उत्तराखंड से हैं और एक लोकसभा से हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट हैं जो उस स्तर पर हमारे देश का प्रभावी तरीके से प्रतिनिधित्व कर पाते हैं? क्योंकि मोदी जी का भी जो फोकस है वो एक्सपर्टाइज पर है। आपने सीपीए की चर्चा की है। सीपीए के अंदर भारत की भूमिका सबसे मजबूत है और आज भी सीपीए की एसोसिएशन में, कॉमन पार्लियामेंट एसोसिएशन है, जिसमें जितने भी देश हैं उन देशों के अंदर सभी कमेटियों के अंदर सभी जगह भारत का प्रतिनिधित्व भी जा रहा है और सीपीए के माध्यम से हमारी समय समय पर रीजनल कॉन्फ्रेंस भी होती रहती है। तब हम रीजनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आंतरिक रूप से लोकतंत्र की शासन प्रणाली और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति समय समय पर सेमिनार, प्रशिक्षण और हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेजों को, अनुभवों को राज्यों में भी उन बेस्ट प्रैक्टिसों, अनुभवों को साझा करने का काम इस देश में चलता रहता है। और ये अच्छी परंपरा है कि एक राज्य दूसरे राज्यों के अंदर लोकतांत्रिक अच्छी परंपराएं, बेस्ट प्रैक्टिसेज, उनकी नियम प्रक्रियाओं को साझा करता है और अपनी अपनी संस्थाओं को सशक्त करने का काम करता है। सीपीए के रीजन भी लगातार इसके लिए लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं और भारत सीपीए के अंदर आज भी सबसे मजबूत है और सीपीए के कई चेयरपर्सन हमारे रहे हैं, आईपीयू के चेयरपर्सन हमारे रहे हैं। भारत का नेतृत्व सब मानते हैं। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर भारत का नेतृत्व और मजबूत होगा, अभी भी और मजबूत होगा। सीपीए दुनिया के जितने भी कॉमन पार्लियामेंट एसोसिएशन के जो देश हैं उसके कई देश भारत के अंदर शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं। वहाँ की संसदें के कर्मचारी हमारी प्राइड संस्था के अंदर कई बार प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं और ये अपेक्षाएं करते हैं कि भारत की लोकतंत्र की प्रक्रियाएं, नियम, परंपराओं को हम भी अपनाएं। और इन सब के बीच में हमने एक चीज़ और देखी है कि विदेशी जो संसद हैं, ख़ास तौर से लैटिन अमेरिकी, साउथ अमेरिकी जो देश हैं, अफ्रीका के हैं, इनकी जो पीएसी होते हैं, पीएसी की जो कार्यप्रणाली है वो उस स्टैंडर्ड की, उस स्तर की नहीं है। आप तो बहुत देशों में गए हैं और इनसे आपने बात भी की है, आपकी बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई हैं, तो आपने किस तरीके के सुझाव उनको दिए इन सब चीज़ों को और दुरुस्त करने के लिए और बेहतर करने के लिए? भारत में पार्लियामेंट के अंदर समय समय पर बजट और आंतरिक लेखे ऑडिट के बाद उस बजट पर जितना खर्चा होना था नहीं हुआ, इस तरीके से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो भारत की है उसको 100 वर्ष होने जा रहे हैं। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी आज़ादी के पहले भारत के अंदर थी और इस पब्लिक अकाउंट कमेटी जवाबदेही से काम कर रही। दुनिया के अंदर पब्लिक अकाउंट कमेटी के फंक्शनिंग, वर्किंग पर 100 साल जब होने आ रहे हैं तो हम दुनिया के अधिकतम देशों को वहां पर बुला रहे हैं ताकि हमारे पब्लिक अकाउंट कमेटी के माध्यम से देखें कि हमारा संसदीय लोकतंत्र कितना मजबूत है, जहां पर सरकार की, शासन की पारदर्शिता बनी रहे। इसके लिए संसदीय व्यवस्था है और पब्लिक अकाउंट कमेटी उसी संसदीय व्यवस्था का हिस्सा है ताकि शासन और प्रशासन के अंदर पारदर्शिता बनी रहे, जनता के धन का उपयोग ठीक से हो। इसके लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी समय समय पर काम करती रहती है। ओम बिरला जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।